मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में जुटे होंगे। हम सब लोग जानते हैं टीजीटी, पीजीटी और दोस्तों पीआरटी की वैकेंसी लाइन में है। यही नहीं, टीचिंग के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो आने वाली हैं। चाहे मैं यूपी की बात करूँ, उसमें भी आपको एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी जल्दी ही। दोस्तों, ये जो मैंने डीएसएसबी को लेकर सीरीज स्टार्ट की हुई है, इस सीरीज में आपको हर टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अगर आप थोड़े से भी मैच्योर स्टूडेंट हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि टीचिंग के जो एग्जाम्स हैं उनमें सिलेबस लगभग लगभग सेम रहता है। वो कैब को लेकर, चाहे वो सिनोनियम हो, एंटोनियम हो, ईडीएम हो, फ्रेजेस हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, या फिर दोस्तों आरसी क्यों ना हो, या फिर क्लोज टेस्ट की मैं बात करूं, रीअरेंजमेंट की बात करूं, या फिर एरर सेक्शंस की बात करूं, ये लगभग लगभग आपको हर एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। मेरे सेशंस बहुत यूज़फुल होंगे अगर आप टीचिंग का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो सी टेटी क्यों ना हो या यूपी टेटी क्यों ना हो, या अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं और आप टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सेशंस बहुत यूज़फुल आपके लिए है। सेशन को शुरुआत करने से पहले बता दूं, इसके 6 मॉक ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4 सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। आज ये मॉक 7 होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीसीटी, है ना, एनवीएस अगर आप देने जा रहे हैं, केवीएस आप लोग देने जा रहे हैं, या एलटी ग्रेड देने जा रहे हैं, या फिर आप बिहार से हैं या एमपी से हैं या दोस्तों राजस्थान से हैं या हरियाणा से हैं, ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ इंग्लिश बाय निकिस त्यागी, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगा। सेशन को शुरुआत करता हूँ। अगर कुछ नया सीखना है तो आ जाइए, वेलकम है आपका। नया और नए के साथ साथ बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, 4 अल्टरनेटिव गिवन है और आपको देखिए क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग आपको बताना है। अंडर द नाइफ एक इडियम गिवन है, अंडर द नाइफ। अंडर द नाइफ का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे रिलेट करते हैं, नाइफ के नीचे है कोई चीज। नाइफ तो सब लोग जानते हैं चाकू होता है, चाकू के नीचे है मतलब, और चाकू क्या करता है, कट करने का काम करता है। तो मतलब कटने के लिए वो चीज रेडी है, समथिंग, कुछ भी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अंडर द नाइफ। देखो मीनिंग समझेंगे। अंडर द नाइफ का मतलब होता है जब आप किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, किसी सर्जिकल ऑपरेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं, आपको कोई सर्जरी करानी है, तो उस समय दोस्तों आप अंडर नाइफ है। क्या है, अंडर नाइफ है। तो राइट आंसर तो ये हो जाएगा, अंडर अ सर्जिकल ऑपरेशन। अब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कहता है कि इसकी ना सर्जरी हमें करानी पड़ेगी, इसका ऑपरेशन होगा, तो दैट टाइम यू आर गोइंग अंडर द नाइफ। मतलब समझ गए ना भाई, सर्जरी जनरली कट करके ही होती है। अगर किसी को ठीक करना है, उसकी सर्जरी करनी है, तो कुछ चीज़ें कट की जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐड की जाएंगी। तो राइट आंसर तो दोस्तों 1 है। इन अ बैड कंपनी का कोई मतलब नहीं है, एट अ रॉन्ग प्लेस बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम लोग इसका आंसर एट अ रॉन्ग प्लेस लगाते हैं, रॉन्ग प्लेस नहीं होगा। तो इसको ऐसे ही समझते हैं, अंडर सस्पिशियन। अंडर सस्पिशियन का मतलब होता है जब आप डाउट में हैं, है ना। हम कहते हैं कि दैट थिंग इज अंडर सस्पिशियन, मतलब ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, डाउट में है। मैंने कोशिश की है, इसको ऐसे समझिए। अंडर नाइफ का जो मीनिंग लिखा हुआ है समझते हैं। अंडर नाइफ, अंडर गोइंग सर्जरी। माई फ्रेंड इज गोइंग अंडर नाइफ टुमारो। मेरा जो फ्रेंड है कल, वो सर्जरी के लिए जा रहा है, मतलब ऑपरेशन के लिए जा रहा है। अगर किसी भी पर्सन का ऑपरेशन होना है ना, तो दोस्तों वो अंडर नाइफ है। 1 उसका बेस्ट आंसर था। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। ए बुल्स आई, बुल तो सब लोग जानते हैं बैल होता है ना, बुल, सांड जिसको हम लोग कहते हैं ना। ए बुल्स आई, अब क्या है, बुल की आई मतलब बैल की आई। आई तो सब लोग जानते हैं, आंखों की बात कर रहे हैं। टू लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है दुख, सैड। ओवर द पास्ट मतलब पास्ट के बारे में आपको दुख प्रकट करना, लेमेंट मतलब दुख एक्सप्रेस करना। टू अटैक एन एनिमल, किसी एनिमल पर अटैक करना। टू बी इन लव विद, किसी के साथ प्यार में होना, या द सेंटर ऑफ द टारगेट। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। कैसे, ए बुल्स आई, बुल की आई। बुल की क्या है, आई, मतलब क्या है, आपने एक, जब आपने देखा होगा, अगर आपने महाभारत देखा हो, तो अर्जुन से क्या कहा गया था, है ना, जो फिश की आई है ना, उसको टारगेट किया था किसने, अर्जुन ने टारगेट किया था, है ना। तो देखो, अब बुल्स आई, बुल की आई, तो दोस्तों द सेंटर ऑफ द टारगेट मीन्स
जो टारगेट का सेंटर है, तो वही बुल की आंख है। अब यहां पर जो टारगेट आपको दिया हुआ है वो बुल की आई को टारगेट दिया हुआ है। किसको? बुल की आई को टारगेट करना है आपको। तो दोस्तों ऐसे समझते हैं, ए बुल्स आई कहिए या हिट द आई, मर्जी आपकी है, हिट बुल्स आई, दोनों का सेम मीनिंग है, ए बुल्स आई, या फिर दोस्तों आप कहिए हिट द बुल्स आई। ये दोनों ही इडियम, दोनों का सेम मीनिंग है, हिट द बुल्स आई। ध्यान देंगे, दोनों का सेम मीनिंग है, और मैंने यहां पर कोशिश भी की है। द गवर्नर हिट द बुल्स आई विद हिज मोस्ट रिसेंट स्पीच। अपने टारगेट को फोकस करना, टारगेट को फोकस करना, सेंटर करना, यूं कहिए द सेंटर ऑफ द टारगेट। जो आपका टारगेट था उसका सेंटर। अगर आप कहते हैं कि मेरा जो है ना ये टारगेट है, ये मेरा सेंटर है, तो दोस्तों वो आपका बुल्स आई है। दिस इज माई बुल्स आई, दिस इज माई बुल्स आई, ऐसे समझेंगे। बुल्स आई या हिट द बुल्स आई, दोनों का मीनिंग सेम है। यहां से और अच्छा आपको क्लियर हो गया होगा। द गवर्नर हिट बुल्स आई विद हिज मोस्ट रिसेंट स्पीच। जो उन्होंने हाल ही में स्पीच दी है, तो उन्होंने एकदम फोकस किया है किस पर? अपने सेंटर पर। तो बुल्स आई का मतलब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन द स्क्रीन, जल्दी से देखते हैं। चूज द वर्ड मोस्ट नियर ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फैक्ट, मैक्सिमम लोग इसको गलत करके आए हैं, आप लोग को गलत नहीं करना है। फैक्ट सब लोग जानते हैं, रियलिटी होता है ना, ट्रूथनेस होता है, सच जिसको हम लोग कहते हैं ना, ट्रुथ। क्या कहेंगे? ट्रुथ, यू आर राइटिंग हियर। फिक्शन, फिक्शन जनरली एक स्टोरी होती है। जर्नल फिक्शन क्या होती है? एक स्टोरी जनरली जो बेस्ड होती है इमेजिनरी फैक्ट्स पर। मतलब एक तरह से जो इमेजिनरी चीजें हैं जो हम सोचते हैं उन पर बेस्ड कोई स्टोरी, कोई ड्रामा, कोई मूवी हो सकती है फिक्शन। मतलब काल्पनिक घटनाओं पर आधारित जिसको हम कहते हैं इमेजिनेशन। आप सब लोग जानते हैं, जो आप इमेज करते हो, हम किसी भी चीज को लेकर इमेजिनेशन करते हैं। रियलिटी, आपको एंटोनियम बताना है, राइट हो जाएगा लाई, झूठ। देखो भाई, मैक्सिमम लोग लाई भी इसका राइट आंसर लगाए हैं, और कुछ लोगों ने इसका राइट आंसर फिक्शन भी लगाया था। एक्चुअली फैक्ट सच होता है, हम कहते हैं ट्रूथ है, फैक्ट है। लेकिन दोस्तों फिक्शन भी झूठ होता है। लेकिन फिक्शन जनरली कोई स्टोरी होती है, कोई ड्रामा होता है जो इमेजिनरी इवेंट्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, किसी भी स्टोरी में हम ऐसे करेक्टर यूज करते हैं जो इमेजिनरी घटनाओं पर बेस्ड होते हैं, तो उसको हम फिक्शन कहते हैं, उस स्टोरी को फिक्शन कहा जाता है। राइट आंसर लाई हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। रियलिटी तो सिनोनिम है। आगे बढ़ते हैं। द हेडमास्टर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेडमास्टर इज वांटिंग, वॉज वांटिंग, वर वांटिंग, ये दोनों तीनों में से कोई भी राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वांट एक ऐसी वर्ब है, वांट एक ऐसी वर्ब है जिसमें जनरली हम आईएनजी लगाकर मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करते हैं। वांट एक ऐसी वर्ब है जनरली जिसमें आईएनजी लगाकर आप मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों ने कभी नहीं बोला आई एम वॉन्टिंग यू। वॉन्ट का मतलब चाहना होता है। आई एम लाइकिंग यू, हम कहते हैं आई लाइक यू। सी इज लविंग मी, हम लोग कभी नहीं बोलते, हम लोग कहते हैं सी लव्स मी। आई एम हिटिंग हर, आपने कभी नहीं बोला होगा, आप हमेशा कहते हैं आई हिट हर। स्मेल, फील, टेस्ट, लव, लाइक, डिसलाइक, बिलीव, ट्रस्ट, अपियर, सीम, नो, जनरली दोस्तों इन वर्ड में आईएनजी लगाकर हम मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर वो कुछ डिफरेंट केस बन जाते हैं। तो हमने कभी किसी को बोला भी नहीं है आई एम वांटिंग यू, मैं तुम्हें चाह रहा हूं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। राइट होगा द हेडमास्टर वांट्स। हेडमास्टर सिंगुलर है तो वर्ब में आपको एस और एस लगाना पड़ेगा। द हेडमास्टर वांट्स, हेडमास्टर चाहता है टू स्पीक टू यू, तुमसे बात करना, तुमसे बात करना, तुमसे बोलना चाहता है। सिंगुलर था इसलिए वॉन्ट में एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग को लगाना ही होता है। यहां सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो हम लोग वॉन्ट का यूज करते। राइट आंसर डी हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, 4-5 ईयर्स, ये आप सबने पढ़ा है। 4 सिंस का अगर यूज होता है जनरली वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, जनरली मैं कह रहा हूं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप परफेक्ट वाले सेंटेंस में भी सिंस एंड फोर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन सेंटेंस में भी सिंस एंड फोर का यूज होता है। लेकिन वो रेयर केसेस हैं, मतलब रेयर तो नहीं, वो सेंस अलग है, सॉरी माफ करिएगा, वो सेंस अलग है। जैसे हम कहते हैं मैं 5 घंटे तुम्हारे आने से पहले, 5 घंटे पहले, सॉरी तुम्हारे आने से 5 घंटे पहले मैंने ये काम किया था। आई हैड डन दिस वर्क फॉर 5 hours
बिफोर यू केम, लेकिन ये दोस्तों पास्ट परफेक्ट सेंस है। यहां पर सिंस एंड फोर का यूज मैक्सिमम आप लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। तो यहां पर एक ही अच्छा सेंस है, ही हैज बीन स्लीपिंग, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटे से सो रहा है, मीन्स टिल नाउ ही इज स्लीपिंग, टिल नाउ ही इज स्लीपिंग, मतलब वो अभी भी सो रहा है। मस्ट हैड, मस्ट के साथ वैसे भी आप लोगों ने हैड बीन नहीं पढ़ा होगा, और वो स्लीपिंग तो नहीं आएगा क्योंकि आगे टाइम सिंस एंड फोर आ रहा है। वोज वर्क का यूज आईएनजी के साथ हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम सिंस एंड फोर का यूज नहीं करते हैं। हैड स्लेप्ट यहां पर अच्छी सेंस नहीं है, लेकिन हैड स्लेप्ट हो सकता है, मैंने कहा वो रेयर केस हो सकता है, जब अगर मैं कहता हूं ही हैड स्लेप्ट, वो सोया था 5 घंटे, ही हैड स्लेप्ट फॉर 5 आवर्स, 4-5 आवर्स बिफोर यू केम, बिफोर यू केम। लेकिन दोस्तों ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, वो 5 घंटे सोया था तुम्हारे आने से पहले, लेकिन यहां पर ऐसा केस नहीं था, यहां सिर्फ हैड स्लेप्ट है। पास्ट का भी जो पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग एक्चुअली सिंस फॉर का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन उस सेंस के अकॉर्डिंग। आई शैल हैव मच प्लेजर, आई शैल हैव मच प्लेजर, शैल हैव विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आप लोग पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, विल हैव शैल हैव के साथ आप लोग थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ते हैं। और दोस्तों यहां पर तो फ्यूचर परफेक्ट वाली कंडीशन ही नहीं है, यहां पर क्या सेंस है जरा देखते हैं। आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। यहां पर कह रहा है कि मैं महसूस कर रहा हूं बहुत प्लेजर तुम्हारा ये जो काइंड इन्विटेशन है इसको एक्सेप्ट करते हुए। एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्वाइट कर रहा है, और जो सामने वाला पर्सन है जिसको इन्वाइट किया जा रहा है वो कह रहा है कि मैं महसूस कर रहा हूं। तो दोस्तों मुझे बताइए यहां पर क्या ये राइट है? बिल्कुल रॉन्ग है। राइट आंसर समझिए, आई एम हैविंग, और हैव का मतलब यहां पर फील से मतलब है। आई एम हैविंग मच प्लेजर, आई एम हैविंग मच प्लेजर। वाई? दैट इज राइट। आई के साथ एम, इज आई के साथ एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और यहां पर जो सेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ध्यान से देखिए, आई एम हैविंग मतलब मुझे आ रहा है बहुत प्लेजर, महसूस करते हुए, और ही इज दैट टाइम जब वो इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो आई एम हैविंग मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा। तो हैव का मतलब यहां पर फील करने से मतलब है, आने से मतलब है, रखने से मतलब नहीं है। एक्चुअली हैज हैव का मतलब रखना तो होता ही होता है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, सी हैज अ बुक। हैज हैव का मीनिंग रखना होता है, लेकिन हैज हैव को दोस्तों एक मतलब यहां पर जो निकल रहा है वो क्या है? आने से मतलब है। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा प्लेजर आ रहा है एक्सेप्ट करते हुए। सुनिए, कांट हैव का तो यहां पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता। आई मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म मॉडल्स का सेंटेंस है। माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म मॉडल्स का सेंटेंस है। आई हैव मच प्लेजर नहीं, ये वाला सेंस आई हैव मच प्लेजर एक्चुअली प्रोसेस इज गोइंग ऑन, प्रोसेस अभी चल रहा है, और चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग। आगे बढ़ते हैं। नो सुनर, बार बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नो सुनर के साथ पहले तो मैंने कंजक्शन जो बताया वो वैन बताया है, आप देन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर नो सुनर के साथ माफ करिएगा, देन कंजक्शन आता है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ वैन कंजक्शन आता है। नो सुनर के साथ हम लोग देन लगाते हैं, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली के साथ हम लोग वैन लगाते हैं। यहां पर पहले से देन लगा हुआ है, एकदम राइट है। लेकिन दोस्तों दो सेंटेंस का लिंक है, और जब भी पास्ट में दो सेंटेंस का लिंक है, पास्ट है डिड देख रहे हैं आप लोग, पास्ट में जब भी दो सेंटेंस का लिंक होता है, जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट, जो उसके बाद होता है वो पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर जैसे ही पुलिस पहुंची थी उसके बाद देखिए क्या हुआ, देन, तब जो रोबर्स है मेड गुड देयर एस्केप, वो अच्छे से स्केप हो गए थे। स्केप का मतलब होता है भाग निकलना, मतलब अपने रास्ते बनाने में वो कामयाब हो गए थे, बच निकलने में वो कामयाब हो गए थे। मेड, मेक का सेकंड फॉर्म, पहले पुलिस आई है उसके बाद वो भागे हैं। देन द रोबर्स मेड, मेक का सेकंड फॉर्म मेड, ये पहले से पास्ट इंडेफिनिट है। तो दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट है वो जो पहले एक्शन हुआ है यहां पर आपको हैड लगाना होगा। और वैसे भी देखिए डिड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है। अगर किसी सेंटेंस में डिड आता है तो हम लोग V1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं। वहां पर थर्ड फॉर्म है तो आपको यहां हैड लगाना होगा।
वैसे भी मैंने क्या बोला है, जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। नो सूनर हैड, ज्यों ही, जैसी पुलिस पहुंची थी त्यों ही, मतलब उसके बाद कहीं ना कहीं, इसके बाद जस्ट ये एक्शन हो रहा है रोबर्स का, वहां से अच्छे से, है ना, जो उन्होंने एफर्ट करके, देखिए क्या करके, स्केप, गुड दियर स्केप, मतलब अच्छे से वो बच निकले थे। जो उन्होंने एक्शंस लिए थे पुलिस के आने के बाद, वो कामयाब हो गए थे अच्छे से निकलना। स्केप का मतलब ही बच निकलना होता है। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग वहां अच्छे से बच निकले थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये वो कहना चाह रहा है ना, गुड दियर स्केप। चलिए, तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर दोस्तों हमारे पास होगा, नो सूनर के साथ देन कंजक्शन आना है, नो सूनर हैड, ये आपके पास डी राइट आंसर है। नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड, अराइव्ड को देखकर भी समझना था, हैड आएगा। आगे बढ़ते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। दोस्तों फिट का मतलब सब लोग समझते हैं, हम लोग कहते हैं मैं फिट हूं और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं चीजों को। फिट हूं तो भाई अच्छे से सारी चीजें कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही उससे पहले बाई आया, क्या आया? बाई, तो एकदम अपोजिट समझ जाइए। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली। जब आप किसी भी काम को इरेगुलरली कर रहे हैं, जब किसी भी काम को कैसे कर रहे हैं? इरेगुलरली वे में करते हैं। आई एम डूइंग माई वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ऑल ऑफ यू आर रीडिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं इरेगुलरली वे, अनियमित रूप से। आज पढ़ते हैं, फिर कल छोड़ देते हैं, 2 दिन बाद फिर पढ़ते हैं, फिर 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं, फिर 20 दिन बाद पढ़ते हैं। तो ऐसा कोई वक्त जिसको हम छोड़ कर, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, एक रेगुलर वे में नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ही इरेगुलरली है। और दोस्तों बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स एक एडवर्ब की तरह यूज होता है, इरेगुलरली, अनियमित रूप से। तो राइट आंसर हो गया आपका दोस्तों 1। क्या हुआ? 1, इरेगुलरली। सक्सेसफुली, कंप्लीटली, सडनली कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सुपरफिशियल। आपने सुना होगा ही हैज सुपरफिशियल नॉलेज। अगर आपको किसी चीज की ऊपर ऊपर से नॉलेज है, डेप्थ में नॉलेज नहीं है ना, यूं कहिए आउटर लेयर अच्छी है लेकिन अंदर से अच्छा सब कुछ नहीं है, तो आपको सुपरफिशियल नॉलेज है। और ये वर्ड बहुत यूज होता है, हम लोग कहते हैं ही इज अ सुपरफिशियल पर्सन, ही इज अ सुपरफिशियल पर्सन। मतलब दिखावटी, मतलब कुछ और है, बाहर से कुछ और दिख रहा है लेकिन अंदर वो रियलिटी नहीं है ना। तो दोस्तों जनरली हम इस वर्ड को नॉलेज के लिए यूज करते हैं, या फिर मतलब कोई आदमी बनावटी टाइप का जो आदमी होता है, सो ऑफ करने वाले पर्सन के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, सुपरफिशियल। उसकी जो परफॉर्मेंस है ऑफिस में इज क्वाइट सुपरफिशियल, मतलब समझ पा रहे हैं, मतलब बाहर से ही दिखती है उसकी परफॉर्मेंस, अंदर कुछ नहीं है। जैसे एक पर्सन होता है अपने आप को ना इंटेलिजेंट शो करने की कोशिश करता है लेकिन होता नहीं है, नॉलेज को दिखाने की कोशिश करता है लेकिन नॉलेज उसके पास नहीं है, तो उस पर्सन को हम सुपरफिशियल कहते हैं। सुपर दिखाने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं अपने आप को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनिए, अननेचुरल, एक्सेसिव, या सैलो, या एक्सीलेंट। देखिए अच्छा बेस्ट ऑप्शन जो है वो सैलो है। सैलो का मतलब भी कम होता है। क्या होता है? कम होता है। सैलो आपने जनरली यूज किया होगा, सैलो वाटर, कम गहरा पानी, है ना, उथला हुआ पानी। मतलब जो चीजें हैं, पर एक तरह से यूं कहिए, मैंने कहा जो ऊपरी नॉलेज होती है उसको भी आप लोग सैलो नॉलेज भी आप बोल सकते हैं। कहीं पर ना कम, सैलो का मतलब भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। तो एक्सीलेंट सब लोग जानते हैं, एक्सेसिव ज्यादा होता है, मोर देन रिक्वायर्ड। एक्सेसिव का मतलब क्या है? हद से ज्यादा। और अननेचुरल यहां पर नहीं लगाएंगे हम लोग। अननेचुरल तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक इमेजनरी है ना, क्या है? इमेजनरी है। अननेचुरल मतलब जो चीजें नेचुरल नहीं है। तो यहां पर सैलो में और नेचुरल में दो चीजों में लोगों को कंफ्यूजन होता है। आपको इसका राइट आंसर सैलो लगाना है। तो सैलो जो है ना, एक ऊपरी ऊपरी चीज के लिए, ऊपरी सतह, सतह के पर सब कुछ ठीक है, अंदर ठीक नहीं है। आपको शायद इसका बेस्ट सिनोनिम भी बताना था, बिल्कुल बेस्ट अंडरलाइन वर्ड आपको बताना था, तो राइट आंसर सैलो होगा, नॉट अननेचुरल। एक्सीलेंट, यू नो वेरी वेल। अच्छा क्वेश्चन है, 10, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी गया है, समझते हैं। इट इज हाई टाइम। आज के बाद अगर कहीं पर भी ये फ्रेज आप देखते हैं, इट इज हाई टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, इट इज सुटेबल टाइम, तो आगे वाला जो सेंटेंस रहता है दोस्तों, ऑलवेज हमें पास्ट इंडेफिनिट में लगाना है। किस में लगाना है? पास्ट इंडेफिनिट में लगाना है। और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यहां पर राइट आंसर होगा सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट, और थर्ड फॉर्म भी दोस्तों सेंट ही रहता है। इट इज हाई टाइम दैट वी सेंट द आंसर, हमने आंसर को सेंड कर दिया था। तो सेंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेंट होता है। राइट आंसर इज दैट बी, सेंड के प्लेस पर सेंट लगाना होगा। इट इज अप्रोप्रिएट टाइम दैट वी स्टार्टेड वर्क, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम वी डिड दैट वर्क। ऑर्थोडॉक्स,
आपने बहुत बार पढ़ा होगा। और ऑर्थोडॉक्स को डिफाइन करना है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। अच्छे से आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग क्या होता है। आपने सुना होगा अक्सर घर पे कुछ लोग होते हैं जो पुरानी प्रथाओं को, पुराने जो कस्टम है, ओल्ड कस्टम है, उनको ही हमेशा फॉलो करते हैं। अगर उन कस्टम में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो कहेंगे कि भाई ये तो बहुत ही बुरा हो गया है। तो मतलब पुरानी जो ओपिनियन चली आ रही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसको भी वो फॉलो करते रहते हैं। जैसे पुरानी एक प्रथा थी जिसको आप कहते थे सती प्रथा, तो उसको जो फॉलो करते थे जो पर्सन्स, वो ऑर्थोडॉक्स पर्सन थे। लेकिन आने वाले टाइम में उन चीज़ों को चेंज किया गया। पुरानी चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, है ना। तो दोस्तों ऑर्थोडॉक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। कोई भी ओल्ड कस्टम है ना, उस कस्टम को फॉलो करने वाले पर्सन को, है ना, एक रिजिड ओपिनियन बन जाती है कि भाई ऐसा है तो ऐसे ही होता है। और जनरली ये पुराने जो लोग हैं उन लोग के अंदर होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ प्रथाएं अच्छी भी थी, कुछ बेकार भी हैं। बेकार चीज़ों को तो छोड़ ही देना चाहिए। देखिए राइट आंसर क्या होगा, वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस। बस एक ओपिनियन बन गई है कि भाई ये होना ही होना है, अगर ये नहीं होगा तो ये गलत है। एक ऐसा पर्सन जो पुरानी ओपिनियन चली रही है उसको ही फॉलो करता है, उन रीति रिवाज से बाहर नहीं जाता है। पहले आप सब लोग जानते हैं, अगर ऑल टाइम की बात करें, मैरिज करने की प्रथा जो अभी भी चली आ रही है, लेकिन उसको भी बहुत सारे लोगों ने ब्रेक किया। कोर्ट मैरिज की प्रथा लेकर आए, है ना, आजकल कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज की प्रथा लेकर आए, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो अभी भी मानते हैं कि वही शादी होनी चाहिए जो पहले चल रही थी। तो उस पर्सन को, मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो उस पर्सन को हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। एक ऐसा पर्सन जो वही ओपिनियन को होल्ड करके रखता है। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक वर्ड को लाइन में डिफाइन करना है, क्लियर। अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है, एक किसी भी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, उसमें कोई भी डाउटफुलनेस नहीं है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, तो हम कहेंगे ये एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है। पैराग्राफ की थीम आपको क्लियर है तो वो थीम एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट का मतलब ही दोस्तों क्लियर होता है, जो अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। राइट आंसर हो जाएगा ए स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं, उसको हम कहेंगे ये एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है। ड्रॉइंग आउट ए सीक्रेट फ्रॉम समबडी, नो। कंपैरिजन दैट इज आउट ऑफ द प्लेस, कोई मतलब ही नहीं है। और ट्रेड प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट का मतलब सब लोग जानते हैं प्रतिबंध, है ना, बैन जिसको हम कहते हैं। क्या? बैन। ट्रेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, नहीं भैया, ट्रेड जो है वो किसके अकॉर्डिंग? बैन लगाए हुए लॉ के अकॉर्डिंग नहीं। इफ आई हैड नॉट टोल्ड यू, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट सेंटेंस अगर हैड और थर्ड फॉर्म के साथ कंडीशनल वर्ड के साथ है, इफ के साथ साथ कंडीशनल वर्ड कुछ और भी हो सकता है, अनलेस, अनटिल या कोई और भी वर्ड। अगर एक सेंटेंस गिवन है और उसमें से एक क्लोज इफ के साथ हैड और थर्ड फॉर्म में है, तो सेकंड क्लोज हमेशा दोस्तों, सेकंड क्लाउज हमेशा वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, थर्ड फॉर्म में रहता है। और वैसे भी दोस्तों ये हैड जो है वो हैज हैव का पास्ट होता है, तो यहां विल के प्लेस पर आपको वुड लगाना होगा। क्या लगाना होगा? वुड। विल का जो सेकंड फॉर्म होता है वो दोस्तों वुड होता है। सेल का सेकंड फॉर्म शुड होता है, आप सब लोग जानते हैं। कैन का सेकंड फॉर्म कुड, मेका, माइट। तो यहां पर यू वुड नॉट, नॉन, और फिर यहां नो भी नहीं आएगा क्योंकि वुड हैव, सॉरी माफ करिएगा, हाँ वुड हैव यहां पर आपको देखिए पास्ट में है, और मैंने भी कहा वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव में होगा। वुड हैव नॉन, वुड हैव नॉन इज द राइट आंसर। वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, उनके साथ फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। ऑलवेज जब भी आप वुड हैव, शुड हैव देखते हैं तो बी इज द राइट आंसर। यू वुड नॉट, अरे माफ करिएगा, डी इज द राइट आंसर, बी नहीं। यू वुड नॉट हैव नॉन। अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम ना जानते सच्चाई। अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया होता, माफ करिएगा, अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया होता तो तुम सच्चाई ना जानते। यू वुड नॉट हैव नॉन द ट्रुथ। नेक्स्ट एरर आपको बताना है। आफ्टर द ह्यूमिलेटिंग एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब कोई चीज जब सामने आ जाती है, कोई चीज जब डिस्क्लोज हो जाती है, एक ह्यूमिलेट करने वाला डिस्क्लोजर, बेइज्जती करने वाला डिस्क्लोजर। निथिंग हैंग्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैंग, HANG, दो वर्ड हैं। पहले वाले हैंग का मतलब है फांसी पर लटकना, और दूसरे वाले हैंग का मतलब है लटकना या लटकाना। देखो जैसे आप कपड़े लटकाते हो, है ना, लटकाना,
जिसको आप समझते हैं फांसी पर लटकना हैंग, और उस समय उसका सेकंड फॉर्म हैंग्ड और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड हो जाएगा। अगर किसी को फांसी पर लटका गया, किसी को सजा दी गई है, तो दोस्तों वो हैंग है, उसका सेकंड फॉर्म भी हैंग्ड और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड होता है। लेकिन ये वाला जो हैंग है, जो आप कपड़े लटकाते हैं, उसका सेकंड फॉर्म दोस्तों हंग होता है, लटकना या लटकाना, लटकना या फिर क्या लटकाना, और यहां पर भी थर्ड फॉर्म हंग हो जाएगा। अगर आपको घर पे मम्मी कुछ कहती है भला बुरा, तो आपका मुंह लटक जाता है, तो वो दोस्तों हैंग होता है। और इसका सेकंड फॉर्म, जो मुंह आपका लटका हुआ है या कपड़े लटके हुए हैं, जब आप कपड़ों को किसी भी वायर से लटकाते हैं ना, किसी भी वायर पर सुखाते हैं, तो आप तब भी हैंग करते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन फांसी पर लटका हुआ है, जिसको फांसी दी गई है, तो उसको हैंग किया गया है, और उस समय उसका सेकंड फॉर्म हैंग्ड ही रहेगा। तो यहां पर उसका मुंह लटका हुआ है। राइट आंसर इज दैट, ये आपका बेस्ट आंसर होगा, हंग। इसका सेकंड फॉर्म हंग, थर्ड फॉर्म हंग। ह्यूमिलेटिंग एक्सपोजर के बाद बेइज्जती वाला उसका एक्सपोजर हुआ, उसके बारे में बेइज्जती वाला खुलासा हुआ, और नितिन का जो चेहरा है वो लटक गया था, हेड लटक गया था सेम शर्म में। हैंग का सेकंड फॉर्म क्या दोस्तों, हंग। चेहरा लटकने वाला, अक्सर आपने देखा होगा जब आपका चेहरा लटक जाता है। नेक्स्ट, कोई भी भला बुरा कहे, आगे बढ़ते हैं। फेलिएबल, फेल से याद करो, हम कहते हैं वो फेल हो गया है ना, मतलब चूक गया है। ऐसा कोई अटेम्प्ट आपने किया है जिसमें आप फेल हो जाए, आप चूक जाए, या फिर कोई पर्सन जिसने कोई एक्शन उठाया था लेकिन वो उसका एक्शन सक्सेस नहीं हुआ। आप कोई अटेम्प्ट करते हैं और वो अटेम्प्ट आपका सक्सेस नहीं हुआ, तो उस समय फेलिएबल है। क्या है, फेलिएबल है। एप्ट टू मेक मिस्टेक और रॉन्ग, जब आपने कोई मिस्टेक की है या आप गलत हो गए हैं, तो आप चूक गए हैं, है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। एबल टू कनेक्ट स्टोरीज, बिल्कुल नहीं। दैट विच कैन बी, है ना, फिल इट इजली, बिल्कुल भी नहीं, जिसको आसानी से, मतलब क्या किया जा सके, देखिए FELL। एबल टू स्टिच, स्टिच सब लोग जानते हैं, टाँके होते हैं, है ना, कपड़ों को भी आप स्टिच करते हैं, स्टिच क्लॉथ, या फिर जब बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो तब भी आपको स्टिच लगाया जाता है। एप्ट टू मेक मिस्टेक और गो रॉन्ग, जब आपने कोई मिस्टेक की है तो आप फेलिएबल पर्सन है, आपने जो एक्शन किया वो फेलिएबल एक्शन है। जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर सॉरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। जिम कल आया था, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, विदर ही टुडे, कि यार वो आज आएगा या नहीं आएगा। केम पास्ट है, टुडे की वजह से केम नहीं आ सकता। केम इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कम। विल बी कमिंग, विल हैव कम, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव कम। और फ्यूचर परफेक्ट यहां पर टुडे की बात कर रहे हैं, और टुडे की बात करें तो दोस्तों यहां पर जनरली कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस होना चाहिए सेल के साथ, कि टुडे ही शैल कम, वो आज आएगा या आज आ रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिम कल आया था, मैं नहीं जानता कि वो आज आ रहा होगा या आएगा। आपके पास या सेल के पास कम है ही के साथ, या ही विल बी कमिंग। जब आप कंफ्यूजन में हैं, ये वेदर कह रहा है कि वो आज आ रहा है नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन में है, तो दोस्तों ऐसा कोई टेंस, हम कहते हैं मेरा फ्रेंड आ रहा होगा, इसका मतलब यू आर नॉट सर्टेन। अगर हम कहते हैं मेरा फ्रेंड आ रहा है, आप सर्टेन है, मेरा फ्रेंड आ रहा है तो माई फ्रेंड इज कमिंग। लेकिन आपने कहा मेरा फ्रेंड आ रहा होगा, माई फ्रेंड विल बी कमिंग। जब प्रेजेंट में आप कॉन्टिन्यूअस एक्शन को शो करना चाहते हैं और आप सर्टेन नहीं हैं कि एक्शन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, तब आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी है, ही विल बी कमिंग। इस वेदर की वजह से हम लोगों को WHATH सर्टेन नहीं है कि आ रहा होगा नहीं होगा, इसलिए हमें विल बी कमिंग, कि वो आज आ रहा होगा ये मुझे सर्टेन नहीं है। अच्छा, ये नहीं आएगा सेल कम, जानते हो क्यों? क्योंकि वहां पर ही के साथ सेल लगा दिया तो सर्टेन हो जाता है। ही, सी, इट, दे के साथ जनरली विल आता है, लेकिन अगर हमें सर्टेन करना हो तो फिर वहां विल के प्लेस पर आपको सेल लगाना होता है, और यहां पर इसकी वजह से सर्टेनिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। ही विल बी कमिंग, कि वो आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा आज मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। राइट आंसर बी हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, आई डू नॉट बोदर मच। बोदर का मतलब होता है वरी करना, चिंता करना। मैं ज्यादा चिंता नहीं करता हूं। आई अबाउट इट ऑल माई मनी, ऑल माई लाइफ, पूरी लाइफ भर की बात हो रही है। आई डो नॉट मोदर, मैं चिंता नहीं करता हूं मच, ज्यादा, अबाउट मनी, मनी के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता हूं। और देखिए अच्छा सेंस यहां पर क्या होगा, पूरी लाइफ भर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई हैव नेवर बोदर्ड,
मैंने पूरी लाइफ भर चिंता नहीं की है। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म अब तक की बात करता है। मैंने पढ़ाया है, मतलब जिस काम को मैंने अभी अभी पूरा किया है। आई हैव टॉट टिल नाउ, मैं वहाँ आया हूँ, मतलब अभी अभी पहुँचा हूँ। मैंने उससे बात की है, मीन्स अभी अभी की है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि पूरी लाइफ भर, जब जितनी भी, जैसे मैं अब कहता हूँ कि मैंने पूरी लाइफ भर इसके बारे में कोई परवाह नहीं की। अब तक तो परवाह नहीं की, आगे का मुझे पता नहीं है। तो अब तक अगर मैंने परवाह नहीं की तो आगे का मुझे नहीं पता, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। मैं नहीं भूला हूं तुम्हें, हो सकता है फ्यूचर में भूल जाऊं, लेकिन अब तक तो नहीं भूला हूं ना। आई हैव नॉट फॉरगॉटन यू, आई हैव नॉट फॉरगॉटन यू। फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट, फॉरगॉटन होता है। तो यहां पर क्या, आई हैव नेवर, और कभी चिंता नहीं की मैंने किसके बारे में, मनी के बारे में, इट ऑल माई लाइफ, लाइफ भर। अब तक नहीं की, आगे का तो पता नहीं। ठीक है, तो यहां पर डोंट बोदर, बोदर्ड पास्ट है, नहीं आएगा, और फ्यूचर का तो यहां पर कोई मतलब ही नहीं है। बी बाउंड अप विथ, बाउंड बाइंड का सेकंड फॉर्म है। बाइंड का मतलब होता है बांधना, है ना, किसी के साथ बंध जाना, बाइंड करना। बाउंड हो गया हूं मैं। आप किसी के साथ जब एग्रीमेंट कर लेते हैं तो आप किससे बाउंड हो जाते हैं। राइट आंसर आपको बताना है। बेस्ट सूट्स द फॉलोइंग इडियम, बी बाउंड अप विथ। बी बाउंड अप विद का मतलब आप लोग समझते हैं। आइए जरा देखिए, बी बाउंड अप विद एक फ्रेज है दोस्तों, और बहुत अच्छा फ्रेज है। यहां समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। द सर्वाइवल ऑफ मैनी एनिमल्स इज इंटीमेटली बाउंड अप विद द हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत सारे एनिमल्स का जो सर्वाइवल है वो क्लोजली, इंटीमेटली बाउंड अप, वो कनेक्टेड है किसके साथ, फॉरेस्ट की हेल्थ। अगर फॉरेस्ट अच्छा है तो उनका सर्वाइवल भी अच्छे से हो जाएगा, मतलब वो सर्वाइव करते रहेंगे। अगर फॉरेस्ट की कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर बाउंड अप लिखा है, इसको ठीक करिएगा, बी बाउंड अप। दोस्तों ये मेरा प्रिंट का मिस्टेक है। बी बाउंड, BOUND, बी बाउंड अप विद मतलब किसी चीज से क्लोजली कनेक्ट करना, किसी चीज से क्लोजली कनेक्टेड होना। राइट आंसर आपका ये है दोस्तों, बी टाइड टू समथिंग फॉर लॉन्ग। ए इज द बेस्ट आंसर। मैक्सिमम लोग इसका राइट आंसर दोस्तों ये लगा कर आने वाले हैं, तो प्लीज ये मत लगाइएगा। बी वेरी बिजी और प्रीऑक्युपाइड, मतलब पहले से कोई चीज प्रीऑक्युपाइड है, पहले से वो चीज क्या है, बिजी, मतलब कोई भी पर्सन पहले से बिजी, और प्रीऑक्युपाइड मतलब उसके पास पहले से बहुत ज्यादा काम है। तो राइट आंसर सी नहीं होगा, बी ओवरवेम। ओवरवेम का मतलब होता है ओवरजॉय, बहुत ज्यादा खुश होना। और बी अनइन्वॉल्व नहीं दोस्तों। अच्छा मैंने यहां पर भी लिखा था, देखिए, द सर्वाइवल ऑफ, चलिए खैर कोई बात नहीं, 2 बार आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 19, चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड हुडलम। हुडलम बहुत अच्छा वर्ड है, एक नाउन है दोस्तों, हुडलम। हुड दबंग दबंग, आपने एक मूवी देखी होगी, दबंग दबंग। तो जो दबंग लोग होते हैं जनरली वो दूसरों को परेशान करते हैं, है ना। हुड दबंग दबंग ऐसे याद कर लेते हैं। जो जनरली जो लोग होते हैं वो दूसरों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो क्या है, वायलेंट क्रिमिनल है, मतलब एक तरह से आप इसको स्काउंड्रल कह सकते हैं। वो पर्सन जो दूसरों को परेशान करता है, जो दूसरों को कहीं ना कहीं प्रेशर करने का काम करता है, स्काउंड्रल टाइप की जिसकी एक्टिविटी है, वायलेंट है ना, जो क्राइम करता है। तो ए वायलेंट क्रिमिनल इज द राइट आंसर। ए नेबर हु इज रेदर नॉइजी नहीं। ए वे साइड हॉकर, हॉकर का मतलब होता है फेरी करने वाला। आपकी मार्केट में कुछ लोग आते होंगे बाइसिकल से या मोटर बाइक से, है ना, जो घूम घूम कर चीजें बेचते हैं। फेरी करने वाले पर्सन को हॉकर कहा जाता है। क्या, हॉकर कहा जाता है। ए स्टूडेंट हु होल्ड्स एंड शाउट्स, नहीं। राइट आंसर मैंने बता दिया है। हुडलम को हुड दबंग दबंग से याद करिए, एक जो वायलेंट क्रिमिनल होता है, और क्रिमिनल तो भैया वायलेंट ही होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हु गेव यू आइसक्रीम, किसने तुम्हें आइसक्रीम दी। हु वाले सेंटेंस जितने भी हैं, अगर आपको इनका पैसिव बनाना है तो हु का स्टार्टिंग में ही बाय हुम कर दो। हु का स्टार्टिंग में क्या कर दीजिए, बाय हुम कर दीजिए। और यहां पर समझिए इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, बी। मैक्सिमम लोग सी लगाने वाले हैं, नहीं होगा। एक्चुअली देखिए, अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ही गेव यू आइसक्रीम, ही गेव यू आइसक्रीम, उसने तुम्हें आइसक्रीम दिया था।
ही गेव यू आइसक्रीम। तो यहाँ पर आप यू ऑब्जेक्ट है, आप यू को उठाओगे और यू को प्लूरल कंसिडर किया जाता है। जब यू को उठाओगे तो आगे हेल्पिंग वर्ब प्लूरली लगाओगे। तो यहाँ पर इस यू की वजह से दोस्तों पहले आपने हु का बाय हुम कर दिया और यू की वजह से क्या आएगा, वर, वोस नहीं आएगा। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव तो वैसे भी वोज वर के साथ थर्ड फॉर्म में बनता है। हु वाले जितने भी सेंटेंस उनका देखते ही बाय हुम कर दिया करो। बाय हुम वर यू गिवन आइसक्रीम, किसके द्वारा तुम्हें आइसक्रीम दी गई थी। एक बात और है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाते समय मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। पास्ट है तो पास्ट में, प्रेजेंट प्रेजेंट, फ्यूचर फ्यूचर। सेंटेंस का जो मीनिंग एक्टिव में है वही पैसिव में होना चाहिए, जो पैसिव में वही एक्टिव में निकलना चाहिए, नहीं तो फिर वो उनकी पैसिव या एक्टिव नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा है, इसका पीडीएफ इंग्लिश बाय निखिल त्यागी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आपकी ये क्लासेस सारी 6 बजे ही होंगी। कभी कभी थोड़ा सा टाइम आपको मैनेज करना होगा, वो थोड़ा सा बिजी नेस की वजह से हो जाता है, बिजी शेड्यूल की वजह से हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।